हमारा आज का टॉपिक है द्रव्य बाध्य क्रिया का नियम या इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो बड़ा ये जो आपका लॉ था ये 1864 में गोडबर्ग एंड वेग ने दिया था बड़ा। ठीक है, गोडबर्ग और वेग जो थे इन्होंने 1864 में एक लॉ दिया था जिसको उन्होंने बोला लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि ये लॉ हमारा था क्या, किस बारे में बता रहा था हमको। तो सबसे पहले तो इस लॉ को लिख लो। ये बोल रहा था कि स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। क्या बोल रहा था ये लॉ कि स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया का जो वेग होगा, जो अभिक्रिया की दर होगी, वो अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगी। बेटा इसको बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि इंटर में जो आपका केमिकल काइनेटिक्स है वहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है कि स्थिर ताप पर मतलब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, किसी अभिक्रिया की जो दर होगी, द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के, ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान। अब बात यह आती है कि सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, तो सक्रिय द्रव्यमान क्या, इसको बेटा इस प्रकार से डिनोट करेंगे लाइक दैट। हम तुमसे कहें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, समझना। अगर वहां पर बेटा हमारा जो रिएक्टेंट है वो एक से ज्यादा है, एक अभी अगर एक है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, और अगर एक से ज्यादा, और हाँ याद रखना यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेटा लिखते हैं। ठीक है ना, पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमको लिखना होता है। ठीक है, तो अगर हम तुमको एक रिएक्शन दे लाइक दैट, हम A प्लस B लिए थे जिससे कि हमको C और D मिल रहा था। ठीक है, और C और D फिर से A और B में टूट रहे थे। तो अगर इसके लिए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, एंड एक्टिव मास ऑफ B। ठीक है, एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B। और अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लिखूंगा तब क्या लिखूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to concentration of C and concentration मतलब active mass of B। बड़ा इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से आप किसी भी रिएक्शन को दिखाएंगे इस नियम के अनुसार। इसने क्या बोला कि at a constant temperature the rate of reaction of any chemical reaction is directly proportional to the multiplication of active mass। ठीक है, एक्टिव मास जो होगा किसका, रिएक्टेंट का जो एक्टिव मास होगा उसके मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे होगा। क्लियर हुआ है, समझ में आया? ओ बेटा समझो बेटा, ध्यान समझिएगा। एक हमारे पास रिएक्शन है लाइक दैट, ये इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, A की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट A है, ठीक है, और B की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट B है। ठीक है, गिव्स आउट C and C plus D and B। बहुत ध्यान समझिएगा। क्या बोल रहा है कि A है B है, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनके आगे लिखी हुई है। ठीक है, तो अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि बेटा इसके लिए आप कैसे इस रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो देखो बेटा, आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं तुमको कह दूं कि ये हमारी रिएक्शन R1 है,
मतलब ये R1 रिएक्शन है, ये हमारी R2 है, ठीक, पहली अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया। तो अगर मैं कहूं रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की कंसंट्रेशन, मतलब A का एक्टिव मास और इसकी पावर क्या जाएगी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और उसके बाद ये देखिए B की पावर B। क्लियर हुआ, समझ में आया? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो ऊपर लिख दीजिए। क्लियर हुआ? अब अगर मैं R2 के लिए बात करूं, तब क्या होगा कि यही कंसंट्रेशन बेटा क्या हो जाएगी, C की पावर C एंड D की पावर। क्लियर हुआ? इसको ध्यान से समझिए, कोई कंफ्यूजन बेटा समझ में आया? कि जो पहली रिएक्शन होगी आपकी R1 होगी, इसके लिए जो आप लॉ लिखोगे वो क्या लिखोगे, A की पावर A, B की पावर B, और यहाँ पर लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन इसका 2 के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C की पावर C एंड D की पावर D। क्लियर हुआ? अब बेटा अगर हमको पता है कि मैथमेटिकली हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी एक प्रोपोर्शन का साइन आता है तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है, तो सेम देखिए यहाँ पर आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, पहली रिएक्शन के लिए क्या होगा, इक्वल टू KF, मान लो फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूं, या K1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, K1, ठीक है, और ये देखिए A की पावर A एंड B की पावर B। ऐसे जब इसके लिए लिखोगे तब क्या लिखोगे बेटा, ROR K2 C की पावर C एंड D की पावर D। अब बेटा एक ही रिएक्शन की दो रेट तो नहीं हो सकते, एक रिएक्शन के तो एक ही रेट होगा ना, तो अब क्या होगा, ये दो एक ही रिएक्शन के रेट हैं, तो इन दोनों रेट को हम बराबर कर लेते हैं। जैसे बेटा बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, ROR1 इक्वल टू ROR2 करने को कह रहा हूं बेटा, तो बेटा ये भी बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो K1 A की पावर A, B की पावर B इक्वल टू K2 C की पावर C एंड D की पावर D। अब बेटा K वाले टर्म्स एक पास ले आइए, तो क्या बन जाएगा, देखिए K1 अपॉन K2 इक्वल टू C की पावर C एंड D की पावर D, अपॉन में A की पावर A और B की पावर। समझ में आया? तो बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि संयुक्त रूप से जो K1 और K2 होगा, बेटा यही आपका क्या होगा, यही आपका KE होगा, KE होगा, ठीक है, KE होगा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, K1 अपॉन K2। जब मैं साम्य अवस्था की बात कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं क्या लिख दूं, एट इक्विलिब्रियम। जब आपका इक्विलिब्रियम मतलब साम्य अवस्था अचीव हो जाएगी, उस कंडीशन पे बेटा जो आपका K1 और K2 होगा, इनका रेशियो जो होगा वो KE हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को। क्लियर सर? कब मैं साम्य अवस्था की बात बोल रहा हूं, एट इक्विलिब्रियम पर जो K1 अपॉन K2 का रेशियो होगा वो KE के इक्वल हो जाएगा। तो बेटा ये क्लियर हुआ, आपको समझ में आया? ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन था, इसके तहत कोई भी जो आपकी रिएक्शन है उसको इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करेंगे, इस प्रकार से आप उसको दिखाएंगे, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को आप शो करेंगे। अगर वो आपकी कैसी है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्लियर हुआ? अब बेटा जो आपका KE होता है ये दो प्रकार का होता है, ठीक है, KE आपका दो प्रकार का होता है। एक तो आपका होता है KC और एक होता है आपका KP। एक होता है KC, एक होता है KP। जब बेटा आपका कंसंट्रेशन का टर्म्स देगा, काहे का टर्म्स देगा, कंसंट्रेशन का टर्म देगा, लाइक दैट वो मोलैरिटी देगा। क्या देगा? मोलैरिटी का टर्म्स देगा, मतलब N अपॉन V जब आप निकालोगे
ठीक है। जब n अपॉन v का टर्म्स देगा तब बेटा आप Kc का यूज करोगे, और जब बेटा कभी भी प्रेशर का टर्म्स देगा कहेगा पार्शियल प्रेशर, ठीक है। कोई गैस है, मान लो गैसीय सिस्टम है आपका, गैसीय सिस्टम है, वहां पर रिएक्शन हो रही है, ठीक है, गैसीय सिस्टम में, तो बेटा वहां पर आप प्रेशर से मेजर करोगे कि भैया उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उसका एक्टिव मास क्या होगा। क्लियर हुआ? तो इसलिए हमने क्या बोला कि जो Ke है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो दो टाइप का होगा, आपका पहला Kc, दूसरा आपका Kp, ठीक है। तो बड़ा नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे Kp और Kc क्या होते हैं, Kp और Kc में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।